राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा, तो उनके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो हमारा क्या था, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, वो क्या एक्सप्लेन करता था, वो पार्टिकल की जो हमारी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको यानी कि जो वेव को क्या बताता था, पार्टिकल नेचर को शो करता था। जबकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर पढ़ा था अभी इसका वेव नेचर है। तो स्टूडेंट्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, उसके बाद हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस किया। तो इन दोनों इफेक्ट के अंदर क्या आ गई थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी थी उसकी कुछ लिमिटेशन आ गई थी। वो लिमिटेशन हमने देखी थी भी, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है हाइड्रोजन एटम का, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए फिर क्या आई थी, हमारी आई थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर आपने देखा होगा भी, वो क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होता है। फिर हमने देखा कि इसके बारे में, फिर हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जब क्या होता है, लाइट क्या करती है, किसी मेटल के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, तो क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी को रिलेटेड यानी कुछ एक्सप्लेनेशन उसके बाद हमारी आई थी प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने तो कुछ एक्सप्लेनेशन किसके बारे में, यानी कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, किसको, इन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको साथ में डिस्कस किया था। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। कुछ हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके पिछली वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, ऊपर से आपको लिंक भी शो रहा होगा, वहां पर भी जाकर आप इसको देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के जो निशान है उसको जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी कि जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था किसने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। अब ये है क्या स्टूडेंट्स, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती है। तो ये सबसे पहले किसने दी थी, यानी प्लैंक्स ने दी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो उसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। तो इस तरह से उनको उसने 3-4 बातें बताई थी, 3 बातें बताई थी, उन्हीं बातों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या था, उन्होंने बताया था द रेडिएंट एनर्जी, यानी कि द रेडिएंट एनर्जी, जो रेडिएंट एनर्जी है स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या बताया था, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, इज एमिटेड और एब्जॉर्ब। अब कैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बताया था भी, जो क्या होती है, जो हमारी एनर्जी एमिट होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। लेकिन जो हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने बताया भी, जो एनर्जी रेडिएंट एनर्जी है, जो भी एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो क्या नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। वो कैसी नहीं है बच्चों, वो कंटिन्यूस नहीं है। तो कैसी है मतलब, बट कंटिन्यूस, यानी उन्होंने बताया था भी इज नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। इसी के ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे बच्चों। पहले इसको लिख देते हैं हम, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करते हैं भी हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये कह रहा था द रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट। अब बताएंगे स्टूडेंट, इसका हर वर्ड का मीनिंग आप लोगों के सामने आएगा। ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये चीज थी स्टूडेंट्स। और इन्हीं पैकेट्स को ये भी मैं लिख देता हूं जो इसके अंदर बात दे रखा है, यानी कि जो सारी चीजें उसको पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी रहेगी समझने के अंदर भी। सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ये पैकेट थे, सच पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज, उसको हम फोटॉन्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इनको क्या कहते हैं, कॉल्ड क्वांटम भी कहते हैं, कॉल्ड ए क्वांटम, यानी क्वांटम थ्योरी क्यों नाम पड़ा था वो भी ये था। और इसको हम फोटॉन्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि
क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट क्वांटम नॉन एज फोटॉन्स। अब इसको ध्यान से समझना है भी हम बताना क्या चाह रहे हैं। भी उन्होंने सबसे पहले जो प्लैंक था, प्लैंक ने क्या दिया था, जो ये थ्योरी थी हमारी वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के नाम से जानी जाती थी। फिर उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आइंस्टीन ने भी किया था, वो भी हम आइंस्टीन इक्वेशन बाद में निकालेंगे। तो उन्होंने प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कर दिया, जब वो पार्टिकल नेचर को डिस्कस कर रहे थे, यानी कि हमने पता भी, यानी कि लास्ट में हम बताएंगे भी इसके दोनों नेचर आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने, यानी कि जो हम पढ़ते हैं डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं, आप इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका वेव नेचर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप फिजिक्स के अंदर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको क्या होता है, इस तरह की फॉर्म आती है हमारी, यानी कि वो ये क्या करता है, ये वेव की फॉर्म में चल रहा होता है। लेकिन जो हमारे आए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन आया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया था, उन्होंने बताया भी जो हमारी वेव होती है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट है, लाइट के दो नेचर है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल है। तो पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया था किसने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने, या उससे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड is not continuous but discontinuous in the form of small discrete packet of energy। यानी कि उन्होंने बताया भी एनर्जी कंटिन्यूसली फॉल नहीं हो रही किसी स्ट्रिंग्स के ऊपर, वो क्या हो रही है, पैकेट्स, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स, यानी पैकेट्स की फॉर्म के ऊपर फॉल हो रही है। और सच पैकेट्स इज कॉल्ड ए क्वांटम। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्वांटम बोलते हैं स्टूडेंट्स। यानी कि स्लाइट के केस में उन क्वांटम को हम बोलते हैं फोटॉन्स, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर फॉल करते हैं, तो उसी टाइम में हो रही है, हमेशा क्या, ये कंटिन्यूस नहीं आते, ये क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूस फॉर्म के अंदर आते हैं। तो ये किसने बताया था, ये क्वांटम ने, यानी जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, उन्होंने ये बताया था भाई जो हमारा वेव है या जो लाइट है या जो रेडिएट एनर्जी है, वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं आती, वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आती है। और कैसी फॉर्म में आती है, सच यानी स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ फोटोन, यानी कि अलग अलग पैकेट्स की फॉर्म के अंदर आती है वो एनर्जी। उन्हीं पैकेट्स को एनर्जी के फॉर्म के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। और पार्टिकुलर केस जैसे लाइट का केस ले रहे हैं तो उन क्वांटम्स को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। तो वो ये था हमारा स्टूडेंट्स पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट के अंदर क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, जिसे आप प्लैंक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो देखते हैं हम सेकंड पॉइंट के अंदर। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा भी सिर्फ हमने क्या बताना है भी जो हमारी एनर्जी है वो क्या आती है, पैकेट्स की फॉर्म के अंदर आती है, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर नहीं आती। और उन पैकेट्स को लाइट के केस के अंदर हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, फोटॉन्स। फोटॉन्स है, ये प्रोटॉन नहीं है। कईयों के दिमाग में प्रोटॉन्स चलता रहता है, नहीं, ये प्रोटॉन्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये फोटॉन्स है। तो आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, यानी फोटोन की बात कर रहे हैं, ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब किसके प्रोपोर्शनल होगी, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर भी डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। डेट इज, यानी कि जो इसका क्या होता है फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनता है, ई हमारा क्या हो गया, अभी हम आपको बता रहे थे भी जो ई है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसको कांस्टेंट को हटाने के लिए आप लोगों को बताया हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को क्या करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं एच। तो ये जो h है हमारा, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लैंक कांस्टेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और यही इसी थ्योरी के अंदर आया था। उन्होंने बताया था भी जो हमारी एनर्जी है इस क्वांटम की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के होती है। तो उसको हमने क्या करते हैं, इक्वलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ये एनर्जी और न्यू हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी है। और जबकि इसकी h की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इस h की वैल्यू हम लिखते हैं 6.626 इंटू 10⁻20। ये आप अर्ग के अंदर लिखेंगे तो 27 आएगा स्टूडेंट्स, अर्ग
पर सेकेंड, या फिर आप बात करें किसकी किलो जूल के अंदर तो क्या आएगा 6.6 इंटू में 10⁻⁻24 जूल पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है और आप लोगों को एज इट इज इसको याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया था स्टूडेंट्स, उसके बारे में जो डिस्कस किया था, यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा भी जो एनर्जी है हमारी क्वांटम की, हर एक क्वांटम की, वो क्या होती है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इस फॉर्मूले से भी आपको समझ में आया गया होगा और इसकी वैल्यू फिक्स होती है स्टूडेंट सारे केस के अंदर, और हम ज़्यादातर इस चीज़ों के अंदर इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैल्यू थी हमारी, और जूल के अंदर याद रखना आप लोगों ने, ज़्यादातर हम जूल के अंदर है। वैसे आपको यदि जूल और अर्क का रिलेशन पता है तो आप लोग यहाँ से आसानी से ट्राई कर सकते हैं। तो थर्ड है हमारा, थर्ड भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो इनको तीनों को आप लोगों ने याद रखना है और काफ़ी इजी रहता है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहती है स्टूडेंट्स, जो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्ड पॉइंट है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एनर्जी हमारी एमिटेड होती है या जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है वो क्या होती है, बाय ए बॉडी विल बी सम वोल नंबर ऑफ क्वांटा, क्या होगी, बाय ए बॉडी सम मल्टीपल, यानी कि हम क्या कहते हैं सम वोल नंबर ऑफ क्वांटा विल बी सम वोल नंबर क्वांटा। अब क्वांटा ये वही है भाई, यानी कि क्या होती है पैकेट्स की फॉर्म के अंदर आती है, उसी की बात कर रहे हैं। हमने क्या बताया इसके अंदर, हम बता रहे हैं भी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए वोल बॉडी विल बी सम वोल नंबर ऑफ क्वांटा। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा क्या होती है एनर्जी हमारी फॉल हो रही है वो क्या होगा, उसके लिए रिलेशन आ जाता है इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये न्यू एन क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ एन, एनी इंटीजर है भी, कितने क्वांटा नंबर यानी कितने क्वांटा यानी कितने पैकेट्स उसकी फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो गया ये हमारा इंटीजर है। कोई भी इंटीजर नहीं कहेंगे हम इसको, हम होल नंबर कहेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है एनी नंबर है, होल नंबर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे भी एन इज इक्वल टू एनी नंबर हो सकता है हमारा। तो ये थी स्टूडेंट्स किसकी, प्लैंक की थ्योरी। जो उनके तीन पोस्टुलेट थे हमारे वो कौन कौन से थे, पहले तो जो उन्होंने बताया था भी जो एनर्जी और डिसकंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है, फिर उन्होंने बताया था ई जो हमारी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, फ्रीक्वेंसी के, और थर्ड के अंदर बताया था भी जो हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, अब वो तो एक क्वांटा की हमने डिस्कस की थी, लेकिन हमें क्या पता कितने पैकेट्स की फॉर्म के अंदर वो आ रहे हैं, तो हमने बताया भी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है किसी बॉडी के द्वारा वो क्या होती है, सम वोल नंबर ऑफ क्वांटा, यानी कि जो क्वांटम थे उनका नंबर ऑफ मल्टीपल होती है, वोल नंबर मल्टीपल होती है। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो एक हमारा आ जाता है बच्चों, एक आइंस्टीन आता है, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, तो उसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको, वैसे तो वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम भी। क्या होता है वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी कई जगह पूछ लिया जाता है आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देते हैं और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। क्या है वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ भी। जो एनर्जी प्रोजेस होती है वन मोल ऑफ क्वांटा, यानी जो वन मोल ऑफ क्वांटा के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। हम क्या बता रहे हैं भाई, वन मोल ऑफ क्वांटा के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी। और इसका फॉर्मूला होता है एवोगैड्रो नंबर इनटू में एच न्यू। और न्यू का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वो क्या होता है सी बाय लैम्डा, यानी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेवलेंथ के। तो ये आप लोगों को पहले भी हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, तो ये किसके बराबर आ जाता है, वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी के बराबर आ जाता है। तो ये था हमारा वन आइंस्टीन ऑफ एनर्जी।
तो इसके बारे में बस आप लोगों से फॉर्मूला पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। एन नॉट हमारा हैवेगाटो नंबर है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है, सी हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा हमारी क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होगी। तो ये चीज़ थी इसके अंदर। अब ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भी किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में। तो देखिए भी क्या था, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ किसकी लिख देता हूं मैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और किसकी स्टूडेंट्स साथ में है हमारा एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और काफ़ी आसान है, ऐसी बात नहीं है भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और आपसे नहीं होने वाले। तो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक्स हैं हमारे, आसानी से याद होने वाले और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो इसको बहुत अच्छा है ये। इसके अंदर क्या होता है भी, हम पहले तो शुरू के अंदर यानी हम चैप्टर का रिव्यू लेते हैं। तो चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले क्या जाना था, कैथोड रे के बारे में जाना था, उसके बाद एनोड रे के बारे में जाना था। तो इस तरह से क्या होता है, कैथोड रे एनोड रे के बारे में जाना, फिर हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बारे में, फिर बोर्स मॉडल देखा, फिर हमने कहाँ पर बात करने लगे, वेव नेचर की बात करी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई, फिर हमारा पार्टिकल नेचर के ऊपर अब हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, यानी कि सारे का सारा चैप्टर काफ़ी ईजी है और आगे वाले टॉपिक भी काफ़ी आसान है। फिर हमने एक टॉपिक बीच में किया था, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, इनकी डेफिनेशन के बारे में जाना था, स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था। यानी कि ओवरऑल जो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं हम किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर हमने पढ़ा था भी ये परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होता है। तो आपको पता है भी जैसे हमने किसी बॉडी को क्या करना स्टार्ट कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है। अब आपको पता है भी जैसे जैसे यानी कि मैं रिलेशन बताऊंगा उससे पहले हम बता देते हैं भी, जब आप क्या करते हैं किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट करते हैं, अब जैसे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो क्या होता है, अब एनर्जी भी बढ़ती है। आप लोगों को पता है टेम्परेचर राइज करेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी किस कारण से बढ़ रही है, क्योंकि उस टाइम हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब जो हमारी वेवलेंथ है वो घट रही होती है। ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए भी जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो हमारी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होती है तो इनका क्या होता है, अपोजिट रिलेशन है, तो वेवलेंथ हमारी घट रही होती है। ये चीज़ आप लोगों को पता होगा। तो जैसे ही हम क्या करते हैं कंटिन्यूसली उनको हीट करते रहते हैं तो हमारी क्या होती है, जैसे हमने क्या कर दिया उसको हीटिंग करते रहे हैं, हीटिंग करते रहे तो एनर्जी भी कंटिन्यूसली बढ़ती है, और वेवलेंथ क्या होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, हायर एंड हायर एंड हायर इस तरह से इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब क्या है भी बच्चों, भी सबसे पहले क्या होता है उसके अंदर भी कोई भी सब्सटेंस है, जैसे आयरन की बात कर ले, एक हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन बता देता हूँ भी, व्हेन वी हीट एन आयरन बार द फर्स्ट बिकम रेड देन येलो और फाइनली बिगन्स टू ग्लो वाइट लाइट एंड देन ब्लू लाइट। अब क्या होता है भी जैसे आप आयरन रोड है आपके पास, अब आयरन रोड को आपने क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से आप जैसे आप इसको हीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको हीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले ये सबसे पहले होगा रेड कलर का। अब रेड कलर का हो गया तो रेड कलर का आपको पता है भी रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है। जैसे एनर्जी कम है तो इसका मतलब सबसे पहले कैसे कलर का होगा, रेड कलर का होगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो उसका कलर कैसे हो गया, अब क्या होगा, वेवलेंथ जैसे ही आपने टेम्परेचर यानी कि एनर्जी टेम्परेचर को राइज किया तो एनर्जी भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। तो इसका मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम थी बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर राइज करने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करिए तो लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज होगा। लैम्डा डिक्रीज हो रहा तो इसका मतलब वो कैसे कलर पे आ जाएगी, येलो कलर पे आ जाएगी। उसके बाद फिर आप हीट करना स्टार्ट करते हैं उसको, तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा वही रिलेशन चलेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब भी आप देखते होंगे भी आयरन को जब बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, सबसे पहले रेड का फिर येलो का इस तरह से उसके कलर
चेंज होते रहते हैं। ये किस कारण है? ये कारण है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्टूडेंट्स, और यही कारण है हमारा भाई जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती जाती है। तो यही एक्सप्लेनेशन थी इसकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो यही बताया हमने भी जब सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो एमिट करने लग जाता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को। अब वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है वो हायर होगी। तो आपको पता है भी रेड कलर की जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स वो हायर होती है। इसी कारण से उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी क्यों कम होती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ऐसे ही हम यदि वॉयलेट कलर पर चले जाएं तो वॉयलेट कलर का आपको पता होगा उसकी लैम्बडा जो क्या है वो बहुत ज़्यादा कम है कंपेरिजन टू, ये कम है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है। उसकी एनर्जी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। हम वैसे बात करते थे भी ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर होती है, यानी कि एमिटर होती है एनर्जी का। लेकिन ये भी रिलेशन इसी का था भी जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है। तो अलग अलग कलर शो करते हैं। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन किसकी की गई थी बच्चों? उसके बाद एक्सप्लेनेशन की गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और इसको इफेक्ट को किसने किया था? इसको बाद में एक्सप्लेन किया था हमारा किसने, आइंस्टीन जी ने। तो आइंस्टीन ने क्या किया था बच्चों, वो भी बता देते हैं हम। अब क्या होता है आप लोगों को पता ही है, वही काम है हमारा पुराने वाला, उसके अंदर कोई नई चीज़ है नहीं है बच्चों। तो उन्होंने क्या किया था, जो आइंस्टीन था उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया था डिफरेंट वे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर। तो उन्होंने 2-3 बातें बताई थी। सबसे पहली बात क्या थी, जब आप क्या करते हैं पार्टिकुलर वेवलेंथ को स्ट्राइक करते हैं, यानी कि पहले मैं इस टॉपिक का नाम लिख देता हूँ क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इसको बाद में एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। तो इसके अंदर भी 3-4 बातें बताई हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, यहाँ पर भी इफेक्ट आएगा स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या बताया था भी, आप लोगों को पता है यदि यहाँ पर कोई मेटल पड़ी है, उस मेटल के ऊपर क्या होगा, यहाँ से कोई लाइट आई हमारी, वो डिफरेंट क्वांटा ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी। उसके अंदर मान लेते हैं h न्यू फ्रीक्वेंसी थी, उसकी एनर्जी इतनी थी। अब यदि वो एनर्जी इसकी एनर्जी के साथ मैच हो गई और उससे थोड़ा सा ज़्यादा चली गई, अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, उसको मान लेते हैं h न्यू नोट मान लेता हूं मैं, वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन h न्यू नोट मानना। तो यदि इसकी फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली ज़्यादा होगी तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा। इसी फिनोमिना को हमने क्या बोला था, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल ऑन इट। यानी कि जो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की लाइट जब इससे के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इजेक्ट हो जाता है। तो पहले पॉइंट के अंदर यही बताया था उन्होंने भाई, जब लाइट मेटल के सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, स्ट्राइक होती है, तो क्या हो जाता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ से छोड़कर चला जाता है। जब उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्लाइटली इससे ग्रेटर देन हो जाती है। और यदि जो एनर्जी, यदि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, मतलब ये दोनों चीज मैच हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। और उस प्रकार की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, नो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। तो उसको हम बोलते हैं भी, क्या बोलेंगे उसको, इजेक्टेड। तो वो बोलेंगे भी इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, मैच होगी। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन इससे थ्रेशोल्ड एनर्जी से, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, उस पार्टिकुलर टेम्परेचर, उस पार्टिकुलर एनर्जी के लेवल पे पहुंच चुकी है वो। लेकिन जैसे उससे थोड़ी सी स्लाइटली एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसके सरफेस को छोड़ के वहां से चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी के अलावा जो हम एनर्जी देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन वो निकल जाए, उसको हम बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया था, उसको बोला था हमने क्या, वर्क फंक्शन। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, उसको हमने क्या बोल दिया था, वर्क फंक्शन बोला था। तो जो फॉर्मूला है अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इजेक्टेड होती है, ये सेकंड पॉइंट है हमारा। फर्स्ट पॉइंट के अंदर तो यही था जो हमने आप लोगों को समझाया है। भाई क्या समझाया हमने आपको भी, जैसे ही मेटल सरफेस के ऊपर कोई लाइट स्ट्राइक करती है, यानी पार्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट या फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर फॉल करती है, यदि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उससे ज़्यादा हो जाती है ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाए, तो उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो मिनिमम अमाउंट चाहिए थी उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और उससे जैसे जो एनर्जी वो लेके बाहर की तरफ निकल रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था। सेकेंड है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स। अब फॉर्मूले के अंदर क्या है, तो आपको पता होगा भी जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रे की, वो क्या होती है,
इज मोर देन दी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये क्या होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए, जो हमारी ये कौन सी थी, ये इंसिडेंट वाली थी, ये इंसिडेंट रे की थी, और ये किसकी थी, जो उसके अंदर थी खुद की थी। तो इससे जैसे ही वो ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के मेटल के सरफेस से निकल के वहाँ से चला जाता है। तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी भी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसको हम लिखेंगे भी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि रिलेशन लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बच्चों, आप लोग यहाँ से ध्यान से देख के बता सकते हैं, यानी कि जो एनर्जी है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, जो इंसिडेंट रे की एनर्जी थी, और माइनस कर देते हैं हम किसकी, जो एनर्जी थी हमारी खुद की, उसकी जो हमारा मेटल था, मेटल की खुद की जो एनर्जी थी वो थी। अब ये एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा है, तो यहाँ से इतनी एनर्जी मिलने के बाद, यानी कि जो इनका डिफरेंस था, वो एनर्जी मिलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला गया, और उस एनर्जी का यूज कहाँ पर करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर यूज करेगा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन के अंदर आ गया, तो इसी को तो हम वर्क फंक्शन बोल रहे थे स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा रिलेशन किसका, भी आइंस्टीन ने ये रिलेशन फाइंड किया था भी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो क्या रिलेशन देते हैं हम, उसका हाफ mv² से इसका रिलेशन देते हैं। या इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, यदि मैं क्या करूं, इसको उठा के इधर ले आऊं, यानी कि हाफ mv² बराबर किसके आ जाएगा, h/ν0। तो ये हमारा h/ν किसके बराबर आता है स्टूडेंट्स, h/ν बराबर आता है हाफ mv² प्लस में h/ν0। तो यही तो वो चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, हाफ mv²। और जो हमारा ये एनर्जी थी, यानी कि इसको हम क्या नाम देते हैं, वर्क फंक्शन का नाम देंगे हाफ mv²। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये हमारा वर्क फंक्शन हो जाएगा, यानी W0 से इसको डिनोट किया जाता है। W0 हमारा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, ये हमारा वर्क फंक्शन रहेगा। तो ये थी हमारी आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी क्या है ये, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये चीज़ था स्टूडेंट्स इसके अंदर, यानी कि ये उसकी खुद की एनर्जी थी, जो यहाँ से उसको इतनी एनर्जी आपस में मिली तो वो यहाँ से छोड़कर लीव हो गया, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, वर्क फंक्शन का नाम दे दिया। यानी कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए था भाई। तो इतना हम पहले कर चुके थे, और इसके बारे में जो हमारा थर्ड पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, तो थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं, उससे पहले ये चीज़ आपको बता दें भी, ये वर्क फंक्शन था, यानी कि ये वो था जो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड थी ताकि वो क्या कर सके, लीव कर सके। अब पहले ये एनर्जी नहीं थी, इन दोनों की मैच होने के बाद जैसे ये निकल के गया है, ये मिनिमम एनर्जी है उसकी, जो उसको इजेक्शन के लिए चाहिए थी, उसको हम वर्क फंक्शन बोल रहे थे। तीसरा पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहे हैं अभी, जैसे हम इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि क्या होगा, अब वैसे सोचने की बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, आप सोचेंगे भी एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, कभी भी एनर्जी नहीं बढ़ती। यानी कि हम क्या कहते हैं, मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ, थर्ड पॉइंट हमारा, ऑन इंक्रीजिंग दी क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या हो गया, ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी, ऑफ ए गिवन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज दी नंबर ऑफ फोटोन, क्या करते हैं, इंक्रीज दी नंबर ऑफ फोटोन बट नॉट दी एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि इंक्रीज करेगी एनर्जी और इंक्रीज दी नंबर ऑफ फोटोन बट डज नॉट इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ फोटोन, बट डज नॉट इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ फोटोन, इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ फोटोन,
यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा होगा भी जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है जो हमारी नंबर ऑफ फोटोन है उनकी नंबर ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि क्या होना चाहिए था, एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। क्या हो जाते हैं, जैसे आपको जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेंगे तो उतने नंबर ऑफ फोटोन वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी भी एनर्जी उनकी फोटोन की हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। भी इंटेंसिटी की इंक्रीज करते हैं लाइट के साथ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस से, वो हमेशा इंक्रीज हो जाते हैं, कभी भी एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। इन नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो जैसे ही जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड होंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन है वहाँ से निकलेंगे। एनर्जी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स किसके बारे में, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन थी किसकी, एक्सप्लेनेशन थी हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, इसके द्वारा आइंस्टीन के द्वारा। तो ये चीज़ें थी हमारा जो मुझे समझना जरूरी था। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी आपको पता होगा भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, शायद आप लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हो। जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में वोल्ट। तो इसको हम बोलते हैं भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का वोल्ट का मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में जो क्या हो गया स्टूडेंट्स, वोल्ट हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी क्या होता है 1.60 इंटू 10⁻20 यानी 19 होता है, और इनटू में 1 वोल्ट। तो क्या आ गया हमारे पास 1.602 इंटू में 10⁻19 CV, और इसी CV को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है स्टूडेंट्स, इंटू में 10⁻19। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये हमारी आ जाती है, यानी कि चार्ज इंटू में, ये आपको रिलेशन याद होगा, जो सीधा हमारा वो क्या होता है, क्या वो इंटू में B होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कितने होते हैं, तो इतने ही जूल हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। और एक और अभी अब उन्होंने पूछा, एक एप्लीकेशन बता देते हैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब जब आप बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाते हैं तो आपको देखते हैं भी, आप जैसे ही पैर रखते हैं ना उसके गेट से 1-2 फुट पहले ही, 1-2 फीट पहले ही, तो वो गेट अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाता है। उसका कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, उसका कारण यही है हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अब वहाँ पर क्या होते हैं, सेंसर क्या होते हैं बच्चों, सेंसर है उन्होंने पहले ही डाले हुए होते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर क्या करते हैं, उसके जैसे ही, अब आपको बताया भी जो हमारी क्या थी, जो ये एनर्जी दी, अब पहले तो ये एनर्जी उनकी दोनों ने, उन्होंने क्या कर दी, सेम करके रख दी। अब जैसे भी कोई भी वहां पर क्या करता है, पैर रखता है, तो जो इसकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ग्रेटर देन चली जाती है इससे। अब कैसे, क्योंकि जैसे ही आपने पैर रखा तो वहां पर सेंसर है, सेंसर ने लाइट की बीम फेंकेगा, यानी कि आप लाइट बीम वो डालेगा, तो लाइट बीम डालेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, वो एनर्जी क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ऊपर चली जाती है, यानी कि वो वर्क फंक्शन आ जाता है। और वर्क फंक्शन आ जाता है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार क्या हो जाता है, वो गेट ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, वो डोर अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या कहते हैं भी, जैसे ही वो एनर्जी से, अब उनकी एनर्जी दोनों की मैच कर दी। अब मैच करने के बाद क्या होगा, जैसे ही कोई ने स्ट्राइक किया तो उसके जो लाइट है वो उसके ऊपर फॉल होगी, यानी कि हमारा जो वेट है उसने उसके ऊपर फॉल हुआ, तो वेट फॉल होने के कारण जो उनका सेंसर था, वो सेंसर की बीम क्या पड़ेगी, उस पॉइंट के ऊपर जाके पड़ेगी, यानी कि वो बटन अपने आप क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण वो गेट अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट है हमारा भी किसके बारे में बताने हैं, हम अब बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आप लोगों को वैसे हमने शुरू के अंदर भी बता दिया था भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था, ड्यूल नेचर कैसे था भी। जो डायफ्रैक्शन या जो ड्यूल नेचर का मतलब ही पहले तो हम लिख देते हैं भी, ड्यूल नेचर क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट है हमारी उसके 2 नेचर है स्टूडेंट्स। कौन कौन से हैं, एक तो है हमारा कौन सा, वेव नेचर। वेव नेचर को किसने एक्सप्लेन किया था, जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन किया था हमारा इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस, और या फिर हम क्या बोले, डायफ्रैक्शन हो गया। तो इस तरह के जो फिनोमिना थे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया भी जो हमारे लाइट है उसका नेचर कैसा है, वेव नेचर है। जबकि हमने बात की फिर किसकी, हमने बात करी पार्टिकल नेचर की। पार्टिकल नेचर के बारे में किसने डिस्कस किया, पार्टिकल नेचर
को डिस्कस किया किसने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर हम बात करें किसकी, प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लैंक थ्योरी होगी हमारी। तो इन्होंने बताया भी, इसका मतलब हमें पता चला भी जो लाइट है हमारे उसके दो नेचर होते हैं, वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है और वेव नेचर है दोनों की तरह भी एक्ट करती है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम आज के टॉपिक को खत्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड करते हैं, आप लोग उसको ध्यान से पढ़ेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स का ही लेके आ जाते हैं। तो उससे पहले एक पढ़ो, कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन व्हिच फ्रीक्वेंसी इज। यानी कि बच्चों ये क्वेश्चन हम कहाँ से करवा रहे हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बता देते हैं भी क्वेश्चन ही करवाएंगे इससे रिलेटेड। तो क्या गया है अभी, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन। यानी बहुत इजी न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल कभी भी हार्ड नहीं होते, बस आपके हिम्मत की ज़रूरत होती है, आपका पोटेंशियल होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए भी क्या होता है इसके अंदर करने के लिए। तो आपको बहुत इजी वे से न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, तो देखते रहिए भी किस प्रकार से करवाया जाता है। तो भी इनके अंदर वैसे इस न्यूमेरिकल के अंदर है भी नहीं है भी आपको इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़े, तो कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया है भी, कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स व्हिच फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज है। तो आपको पता है भी जो ई का फॉर्मूला है, जो ई है हमारा वो क्या है, एच इंटू में न्यू है। तो वैसे इसके अंदर पुट करना है, पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा आप लोगों को। तो वो देखो पहले हम पुट करते हैं, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 26 इंटू में 10⁻−34। अब आपको यूनिट यहाँ पर साथ साथ लिख लेनी है स्टूडेंट्स, ताकि आपको भूले नहीं आप लोग। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दे रखी है कितनी है, 5 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज है। और हर्ट्ज को आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड का इनवर्स लिख सकते हैं। तो सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एनर्जी बचेगी। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, 3 इंटू में 1313 इंटू में 10⁻19 जूल। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो आप लोगों को इतना मिलेगा, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई क्या, एनर्जी किसकी, ये एनर्जी आ गई हमारी फोटोन की। अब उसने पूछा है 1 मोल ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल ऑफ फोटोन। अब इसके अंदर क्या चीज़ होगी, अब कईयों को तो टेंशन हो जाएगी भी ये 1 मोल आ गया तो इसका मतलब तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। अरे कुछ नहीं है, इसके के साथ क्या करना है, हमने मोल को साथ और कर दो, रिलेशन कर दो। तो ये तो दे ही रखा है हमें 3 इंटू में 313 इंटू 10⁻19। तो मोल के क्या था 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये था बच्चों, और कुछ भी नहीं है। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको। और इसका जो क्या होता है, ये मोल इनवर्स के अंदर होता है स्टूडेंट्स। तो जो एनर्जी आई आपकी मोल्स के अंदर वो कितनी आएगी, तो उसको लिख देता हूँ मैं, कितनी है 19951 जूल मोल पर मोल के अंदर मिलेगी। यदि आप किलो जूल के अंदर बनाना चाहते हैं तो उसको किलो जूल के अंदर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 19.951 किलो जूल पर मोल। तो आपको पता होगा भाई इस न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप लोगों को नहीं आएगा। तो सिर्फ क्या नाम है, एक फॉर्मूला यूज करना था। उसके बाद उसने मोल के अंदर पूछा था, मोल से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे और उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बच्चों इतने ज़्यादा आसान होते हैं कि आप लोगों को बस सिर्फ 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, एक तो फॉर्मूला, दूसरा हमें गिवन क्या है और पूछा क्या है। सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए। अब गिवन हमें क्या था, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, हमें फॉर्मूला पता था ये कांस्टेंट है तो एनर्जी आ गई। उसके बाद मोल की वैल्यू भी आप लोगों को बता दी, आप लोगों ने अप्लाई की तो आंसर आ गया। तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।